Hello students, today we are going to discuss about a very important topic, that is agriculture. So, are you all know at the time of independence or before independence, our agriculture sector was stagnated, बैकवर्ड हो गया था, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे देश में आई तो उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर पे इतना ध्यान नहीं दिया, जबकि हमारे जो 85% पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती थी। बट उन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ के जो रॉ रिसोर्सेज थे, तो जो रॉ मटेरियल्स थे, यहाँ से ब्रिटेन में ले जाके फिनिश प्रोडक्ट में चेंज करके फिर सेल हमारी मार्केट में ही उन्होंने किए। बट उन्होंने हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको स्ट्रॉन्ग करने की तरफ ध्यान नहीं दिया। फिर क्या हुआ, 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो आफ्टर इंडिपेंडेंस वी जस्ट थॉट अबाउट कि हम अपनी कंट्री को कैसे डेवलप किया जाए। उसके लिए हमने 2-3 ईयर्स हमारे ऐसे लग गए। 1950 में फिर हमने प्लानिंग कमीशन बैठी और उस प्लानिंग कमीशन ने 5 ईयर प्लान्स इंट्रोड्यूस किए। इस 5 ईयर प्लान के दौरान उन्होंने ये सोचा कि सबसे पहले हम जो इम्प्रूवमेंट करेंगे, सबसे पहले जो डेवलपमेंट हमारे सेक्टर्स की होगी, दैट इज़ एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड द सर्विस सेक्टर। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। आज हम इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर और उसमें जो प्रॉब्लम्स आई एग्रीकल्चर सेक्टर में वो और उसके सॉल्यूशंस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस। सो लेट अस स्टार्ट विद द इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर? सी हियर, फर्स्ट पॉइंट, कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी इज़ वेरी हाई। मीन्स एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जो था हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सी द जीडीपी फुल फॉर्म इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब घरेलू प्रोडक्ट्स जो बनाते थे, जो एग्रीकल्चर का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था हमारे देश में। और ये आपको पता ही है कि इन द सेकंड पॉइंट इट इज़ वेरी मच क्लियर दैट 2/3 ऑफ पॉपुलेशन आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। 2/3 जो पॉपुलेशन थी हमारी वो एग्रीकल्चर में इंगेज थी, उनका मेन ऑक्यूपेशन ही एग्रीकल्चर था, जिससे कि क्या हुआ, हमारी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको हाई करने में एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा हाथ था। नाउ थर्ड पॉइंट, मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। दिस इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑल्सो, मतलब जीने का एकमात्र सहारा क्या था? एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारे देश के लोगों के पास और कोई काम ही नहीं था। उस समय उनको पता ही नहीं था कि और भी किसी तरीके से हम अपनी अर्निंग, अपनी लाइवलीहुड चला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब बिफोर इंडिपेंडेंस जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई तब उस समय उन्होंने हमारी इंडस्ट्रीज़ को भी टिकने नहीं दिया, जैसे कि जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, जबकि बिफोर कॉलोनियल पीरियड, जब कॉलोनियल पीरियड उससे पहले हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ भी वेल डेवलप्ड थी, हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर भी वेल डेवलप्ड था। बट when the East India Company came to our country, that time they are all the sectors are stagnated, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए यहाँ से वहाँ अपने रिसोर्सेज लेके गए और वो अपने प्रॉफिट पे फोकस रखते थे। नाउ सी हियर द सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन। येस, सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन इज़ ऑल्सो थ्रू द एग्रीकल्चर। ठीक है, सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, येस, सबसे बड़ा सोर्स ही एम्प्लॉयमेंट का एग्रीकल्चर था। ज़्यादा से ज़्यादा जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन थी वो किस में इंगेज थी? एग्रीकल्चर सेक्टर में। एम्प्लॉयमेंट उन्हें एग्रीकल्चर सेक्टर में मिलता था। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, येस, जो रॉ मटेरियल था वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आता था और एग्रीकल्चर सेक्टर ही रॉ मटेरियल सप्लाई करता था। जैसे कि सपोज़ हमें फर्नीचर बनाना है तो वुड कहाँ से आएगा? एग्रीकल्चर सेक्टर से आएगा। ऐसे ही हमें कुछ भी प्रोडक्शन करनी है इंडस्ट्री में तो इंडस्ट्री में भेजने के लिए हमारे पास जो भी रॉ मटेरियल होगा वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आएगा। नाउ नेक्स्ट इज 7th पॉइंट, मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर। यस, दिस एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ ओनली द मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए मार्केट बना एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, यस, एग्रीकल्चर से हमें रेवेन्यू मीन्स पैसे, एग्रीकल्चर से ही हमें पैसे कलेक्ट हुए, बल्कि उस टाइम इतना रेवेन्यू का वो नहीं था। लेकिन आफ्टर द इंडिपेंडेंस जब अंग्रेज़ हमारे यहाँ से, मीन्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ से चली गई, उन्होंने हमें बार्टर सिस्टम को छोड़ के रेवेन्यू सिस्टम, मॉनेटरी सिस्टम सिखाया, तब हमें पता चला कि रेवेन्यू होता क्या है।
ठीक है. The revenue collection of revenue is also through the agriculture sector. Labor intensive cultivation, yes, there is a labor intensive cultivation था, और लोग लेबर्स के थ्रू कल्टीवेशन वगैरह किए जाते थे, करते थे. पहले मशीन्स वगैरह नहीं थी. फिर डोमिनेंस ऑफ फूड क्रॉप्स, मतलब फूड क्रॉप ज़्यादा से ज़्यादा उगाई जाती थी इंस्टेड ऑफ कैश क्रॉप्स. बट ये कैश क्रॉप उगाना हमें किसने सिखाया? ये ब्रिटिशर्स ने सिखाया कि कैश क्रॉप उगाने से हमें फ़ायदा हो सकता है, और कमर्शलाइजेशन उन्होंने एग्रीकल्चर में हमें सिखाई. ठीक है. नाउ सी द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में जो हमारे पास प्रॉब्लम, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आई, दैट इज़ ए लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी. मीन्स पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी. आप लोगों ने मूवीज़ में भी देखा था कि जो देखा होगा कि जो किसान थे वो पानी की इंतज़ार करते रहते थे कि बारिश होगी तो हमारी एग्रीकल्चर अच्छी होगी, अगर बारिश नहीं होगी तो हमारी सारी फसल सूख जाएगी, हमारी ज़मीन बंजर हो जाएगी. तो इसीलिए वो प्रार्थना किया करते थे कि बारिश हो और हमारी जो एग्रीकल्चर है वो अच्छी हो जाए. तो वहाँ पे उस टाइम इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी. तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम एग्रीकल्चर सेक्टर में आई. नेक्स्ट है स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग. मतलब जो बड़े बड़े एग्रीकल्चर सेक्टर, बड़े बड़े लैंड्स थे फार्मर्स के पास, उनकी जो पहले टाइम में क्या होता था कि जॉइंट फैमिलीज़ होती थी. मतलब वो उनकी एक फैमिली में बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे. फिर जब वो हमारे देश में वैसी ही प्रथा चलती आ रही है कि जब फादर की डेथ हो जाती थी तो जो उस ज़मीन थी वो अगर 10 बच्चे हैं उनके, तो उस 10 बच्चों में उसको डिवाइड कर दिया जाता था. तो वो लैंड क्या होती थी? स्मॉल एंड स्कैटर्ड, मतलब कम होती जाती थी. ठीक है. दिस टाइप ऑफ फैसिलिटीज़ कम इन एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि और कोई काम ही नहीं था लोगों का. तो फिर क्या करते थे, जो उनके बच्चे होते थे वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में ही जाते थे. उसके लिए उस लैंड को उन्हें डिवाइड करना पड़ता था और वो स्कैटर और कम होता जाता था. फिर नेक्स्ट थर्ड इज़ डिफिशिएंट ऑफ इंस्टीट्यूशन फाइनेंसिंग. डिफिशिएंट ऑफ इंस्टीट्यूशन फाइनेंसिंग मतलब इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए, कुछ करने के लिए फाइनेंस फैसिलिटीज़ नहीं थी. मतलब पैसे की कोई भी मदद नहीं होती थी. अगर किसानों को कोई मदद चाहिए होती थी अगर पैसे की, तो वो क्या करते थे? वो ज़मींदार के पास जाते थे. वो ज़मींदार क्या करते थे? वो ब्याज में पैसा दिया करते थे. तो ब्याज का पैसा अगर उनको वर्षा नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा नहीं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उनका अच्छा नहीं हुआ, तो क्या होता था? वो अपना ब्याज नहीं दे पाते थे. उसके लिए फिर उन्हें और ब्याज लेना पड़ता था, और उधार लेना पड़ता था, फिर और ब्याज उनके ऊपर बढ़ता रहता. तो दिस टाइप ऑफ फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ वॉज नॉट अवेलेबल दैट टाइम. conventional outlook was also there. मीन्स कन्वींस किया जाता था कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही वर्क किया जाए, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे वो लोग वर्क नहीं कर पाते थे. क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट नहीं था इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का. लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग. अब लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केट मीन्स अगर हमने प्रोडक्शन तो कर दिया, अब हम किस मार्केट में जा कर के उसे सेल करें. ठीक है. क्योंकि सेल तो उस टाइम करते ही नहीं थे, वो बार्टर सिस्टम चलता, एक दूसरे को से एक्सचेंज कर लिया करते थे. बट लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग की वजह से और नॉलेज नहीं होती लोगों की वजह से, लोगों को, तो इस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रॉब्लम्स आई. नाउ 6 पॉइंट इज़ डिपेंडिंग ऑन मानसून. मोस्टली ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जो फार्मर्स थे वो डिपेंड मानसून पे होते थे, क्योंकि कोई इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी. फिर लो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, यस, इस वजह से लो एग्रीकल्चर होता था, प्रोडक्शन बहुत लो हो जाता था. फिर डोमिनेंस ऑफ फूड क्रॉप्स, यस, ज़्यादा से ज़्यादा फूड क्रॉप्स उगाई जाती थी सिर्फ अपने खाने के लिए. और उस टाइम फार्मर्स को नहीं पता था कैश क्रॉप्स का क्या फ़ायदा होता है. बट आफ्टर द ब्रिटिशर्स केम टू आवर कंट्री, दे टोल्ड अस व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कैश क्रॉप. देन आर फार्मर्स हैव स्टार्टेड to produce cash crops for their benefit. Now see here some policies of growth of agriculture sector. There are some policies of the growth of agriculture sector जो कि 5 year plans के दौरान कुछ policies निकाली गई हमारे agriculture sector को grow करने के लिए. That is land reform, general reform, green revolution. So this first year plan has given a focus on improvement of agriculture sector. सबसे पहला जो first 5 year plan हमारा बना उसमें सबसे ज़्यादा focus दी गई हमारे agriculture growth के लिए.
So these are the policies introduced. So my lecture is ended over here. In my next lecture I will discuss with you land reform, general reform and green revolution. These are the policy with you I will discuss in the next lecture. Thank you. Have a nice day.